वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा, विस्तार से लिखा हुआ है, हर एक मुद्दा लिखा हुआ है। विस्तार से नहीं लिखा हुआ है, बट इसको विस्तार से समझाने का अवश्य प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में अगर आप पहुंच चुके हैं, मतलब बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली या उत्तीर्ण नहीं की, आपने परीक्षा बीए सेकेंड ईयर की दे दी है, उसके बाद में आप बीए थर्ड ईयर में आप जाएंगे और उसके लिए आपको पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं पे आपके मन में यह डाउट ज़रूर है या फिर आपको यह ज़रूर जो है मन में उठ रहा होगा कि आखिरकार बीए थर्ड ईयर की तैयारी कैसे करें और अभी से किस प्रकार से हम पढ़ें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी से बहुत सारे छात्र छात्राओं की सीरीज वगैरह जो उनके यूनिवर्सिटी से संबंधित आती है वह नहीं आई होगी। तो इसलिए मैं शुरुआत क्रम में आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि 2022 और 23 की परीक्षाओं के हेतु यह सिलेबस डिस्कशन करने जा रहा हूं। सोशियोलॉजी का बीए थर्ड ईयर का, मतलब कि बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र नवीनतम पाठ्यक्रम 2022-23। ओके, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने चैप्टर्स को डिवाइड किया है, तो इन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे। तो इसी तारतम्यता के साथ हम बात करते हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी पेपर 1, जिसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट, जिसको हिंदी में सामाजिक विचारों के आधार के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न यूनिट अर्थात इकाइयों के माध्यम से हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हर एक मुद्दे को आपको आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यह भी ध्यान दिलाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और 2022 और 23 में या 24 में किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है, इसको भी इसी के साथ साथ बताने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विचारों के आधार के बारे में मूलभूत जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। अगर भैया मूलभूत जानकारी को आपको ग्रहण करना है तो लगभग आपको थोड़ा समय हमको इस वीडियो के अंतर्गत देना होगा। आप लोग सभी लोग बने रहिएगा। वीडियो में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा मेरे प्यारे। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ सभी लोग एक बार वीडियो को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही तारतम्यता के साथ आगे बढ़ूँगा। पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसी प्रकार से क्रमबद्धता के साथ, किसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, क्रमबद्धता के साथ आपके सामने जो लेक्चर्स होंगे वह एक प्रकार से क्रमबद्धता के साथ होंगे, मतलब कि चैप्टर वाइज होंगे आपके एक क्रम के अकॉर्डिंग। मतलब आपको जैसे कि मैं सिलेबस पहले डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद में एक एक चैप्टर के बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। आप कहेंगे तो बोर्ड पर ही बताने का प्रयास करूंगा जैसा आपको उचित लगे, और आप कहेंगे तो पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से आपको जो है अच्छा लग रहा हो वह आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कर दीजिएगा बाद में, वीडियो अपलोड होने के बाद में। और ध्यान रखेंगे वीडियो कैसा लगेगा, कैसा लगा इसको भी बताइए। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय, मतलब बहुत सारे छात्र छात्रा यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिरकार सर आप किस विश्वविद्यालय के सिलेबस को बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं आपको कि यह सिलेबस जो होगा, अगर आपके पेपर का नाम है सामाजिक विचारों का आधार, अगर आपके पेपर का नाम है फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हो दुनिया की, आप इस जो यहाँ पर है यानी फाउंडेशंस ऑफ सोशल थॉट, वैसे नाम ही होता है, अधिकतर विश्वविद्यालय में यही आपको पढ़ने को मिलता है। किसी किसी विश्वविद्यालय में मेरे प्यारे दोस्तों पॉइनर्स, मतलब कि जो है पियोनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी आपको पढ़ना होता है, यानी सोशियोलॉजी मतलब कि पियोनियर्स पढ़ना होता है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि इसमें जो है दुर्खीम के और स्पेंसर के, काम्टे के और इसी प्रकार से मैक्स वेबर के, इन सभी के विचारों को जो कि अग्रणी रहे हैं समाजशास्त्र की विचारधाराओं को देने में, जो समाजशास्त्री जो विचारक अग्रणी रहे हैं उनके बारे में पढ़ने को ही हम पियोनियर्स कहा जाता है अंग्रेजी में उसको। तो उसका नाम दे दिया जाता है पेपर का। तो चाहे वह पेपर है आपका नाम और चाहे सामाजिक विचारों का आधार, यानी अधिकतर विश्वविद्यालय में यही जो है पेपर का नाम है। हमने चेक किया तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी विश्वविद्यालय, अधिकतर विश्वविद्यालय में सिलेबस फॉलो होगा। तो आसानी से अभी से आप अपनी तैयारी निरंतरता के साथ जारी कर दीजिए, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे एक एक मुद्दे को। और चलिए शुरू करते हैं। आपका पेपर जो है मेरे प्यारे दोस्तों 3 इकाइयों में बटा हुआ है, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, मतलब कि यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो आपका जो पेपर है वो 3 भागों में विभाजित है, मतलब कि 3 भागों में आपका बटा हुआ है। ठीक, तो डिवाइडेड इन द
पार्ट ऑफ 3, आपका पार्ट 3 मतलब कि यूनिट 3 यूनिट में डिवाइड है। और ध्यान रखेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरीके के जो है छात्र छात्राओं से यह वीडियो मतलब कि रंजित रहेगा, मतलब दोनों तरीके के छात्र छात्राएँ इस वीडियो को देखने के बाद में लाभान्वित हो सकेंगे और एक प्रकार से उनके अंदर कॉन्फिडेंस का अनुभव होगा कि एक ही वीडियो के अंतर्गत आखिरकार उन्होंने समस्त मुद्दों को थोड़ा थोड़ा समझ लिया। चलिए इकाई 1 को प्रारंभ करते हैं। तो इकाई 1 का आपके नाम क्या है? द इमरजेंस, क्या? द इमरजेंस या इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमरजेंस मतलब होता है आपका, यहाँ पर एक टर्म है, ये बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी में बात की जाए, उद्भव या फिर उदय। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके इतिहास को जान लेना परम आवश्यक होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके इतिहास को जान लेना क्या होता है? परम आवश्यक होता है। तो इसी क्रम में मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में हमको पढ़ना होता है। समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले, वैसे हमने बीए फर्स्ट ईयर में इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया था, लेकिन विस्तार से बात की जाए तो हमको बीए थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। आखिरकार समाज शास्त्र जो विषय वस्तु है, अर्थात जो सोशियोलॉजी आपका है, उसका उद्भव कैसे हुआ है, उसका उदय कैसे हुआ है, इसके बारे में हमको मेन फोकस करके पढ़ना होगा। अर्थात द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी अभी ये किन किन माध्यमों से होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इनको हम समझते कैसे हैं? यहाँ पर देखेंगे 5 तरीके यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अब इनके माध्यम से हम समझेंगे एक एक चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ, इस सिलेबस में ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज समझाऊँ। हो सकता है किसी जो है यूनिवर्सिटी में हो सकता है एक आध चैप्टर मिले, हो सकता है एक आध चैप्टर किसी में बढ़ जाए या घट जाए, तो उसके लिए एक प्रकार से ध्यान रखेंगे अपने सिलेबस को, जब आएगा तब मिला लीजिएगा। वैसे अधिकतर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस फॉलो होगा। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग मैं अधिकतर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को देखने के बाद में और चैप्टर्स को जोड़ता भी जाऊँगा लास्ट में। तो यह चिंता ना करें कि जितने सिलेबस आपने बताया सर केवल उसी को पढ़ाएंगे, और भी कोई चीज़ अगर आता है न्यू, अगर कोई पैटर्न या फिर किसी यूनिवर्सिटी में कोई नई चीज़ आती है तो उसको भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला शब्द यहाँ है ट्रांजिशन फ्रॉम सोशल फिलोसॉफी टू सोशियोलॉजी। समझने का प्रयास करें। ट्रांजिशन मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों संक्रमण। क्या होता है? संक्रमण। एक विषय से जब दूसरे विषय में कोई व्यक्ति मतलब कि कोई विषय कन्वर्ट होने को होता है या किसी विषय का उदय होने को होता है, तो इस क्रम में संक्रमण होता है। मतलब कि जब मध्यांतर, जैसा समझने वाली बात है कि जब संक्रमण समझते हैं, संगम जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद प्रयागराज में जो गंगा नदी है और यमुना नदी जो आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के, गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके आती है, और दोनों का मिलन स्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, यानी संगम। तो वहीं पर क्या होता है? संगम। तो इसी प्रकार से जब दो विषय वस्तु, कोई बड़ी विषय वस्तु है उससे कोई छोटा उसका पार्ट निकलने वाला, कोई नई भी विषय वस्तु निकल रही है, तो इसी के क्रम को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम संक्रमण कहते हैं। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब यहाँ पर समझेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम, किससे भैया? फ्रॉम माने होता है किससे, देखें मतलब कि के लिए या फिर किससे, तो सोशल फिलोसॉफी टू सोशियोलॉजी, सामाजिक दर्शन से। सोशल फिलोसॉफी मतलब होता है दर्शन, सोशल मतलब होता है सामाजिक, तो सामाजिक दर्शन से समाज शास्त्र में संक्रमण। किस में संक्रमण? मतलब सामाजिक दर्शन जो था, मतलब समाज दर्शन मतलब सीधा से समझिए विचार होता है। दर्शन का तात्पर्य विचार से लिया जाता है, और विचार कैसा भैया? तो सोशल विचार मतलब सामाजिक विचार। तो पहले समाजशास्त्र जैसी कोई विषय वस्तु नहीं थी। जब समाजशास्त्र जैसी कोई विषय वस्तु नहीं थी तो मेरे भाई इसको हम सामाजिक दर्शन शास्त्र के नाम से, मतलब सामाजिक दर्शन के नाम से हम जानते थे। दर्शन माने फिलोसॉफी, तो सामाजिक दर्शन मतलब समाज से संबंधित जो विचारधाराएँ चलती थी, उन्हीं विचारधाराओं को ही हम इकट्ठा करके हमने एक विषय वस्तु को बनाया, जिस विषय वस्तु का नाम क्या रहा? समाजशास्त्र रहा। अब उसी विषय वस्तु का जब नाम समाजशास्त्र रहा तो उसको हमने क्या कहना प्रारंभ किया? तो पहले उसको हमने सामाजिक भौतिकी नाम से जो है संबोधित किया। धीरे धीरे करके एक प्रोसेस होता गया, दिन बीतता गया, धीरे धीरे नए विचारक और नए विद्वान आते गए, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती गई। उसके बाद में मेरे भाई हुआ कुछ ऐसा कि एक व्यक्ति आते हैं जो कि समाज शास्त्र में एक नई क्रांति ला देते हैं। उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों अगस्त
अगस्त कॉम्टे। जी हाँ, आपने सही सुना, अगस्त कॉम्ट नाम का एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति मेरे प्यारे दोस्तों अगस्त कॉम्ट का, उसने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो कि समाजशास्त्र के नाम से जानी जाती है। वैसे कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद भी एक प्रकार से क्या है कि वास्तविकता को, जैसे कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो चीज़ वास्तविक ना हो, प्रत्यक्षवाद हर चीज़ को टटोल करके देखेंगे, हर एक चीज़ को एक प्रकार से निष्कर्ष रूप में देखेंगे। तो उसी प्रक्रिया के तहत समाज के जो दर्शन शास्त्र था, सामाजिक जो दर्शन शास्त्र था, जिसको सामाजिक भौतिकी के नाम से पहले जाना जाता था, उसको 1838 ईस्वी में फ्रांस के एक निवासी अगस्त कॉम्ट ने एक नए जो है एक प्रकार से जो है शीर्षक से संबोधित किया, जिस शीर्षक का नाम मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, जो आज विषय वस्तु हम पढ़ रहे हैं उसी विषय वस्तु का नाम है, उस विषय वस्तु का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, समाज शास्त्र नाम है। अभी लाइट चली गई है, जैसे ही लाइट आती है आपको आगे की प्रोसेस बताने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो जी हम आपको क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे कि अगस्त कॉम्ट जो व्यक्ति थे वह आए 1838 ईस्वी में, और उन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम के विषय वस्तु को, जो कि फिलोसॉफी एक प्रकार से थी किसकी, समाज की, मतलब समाज के जो विचार थे उसको सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। 1838 ईस्वी में फ्रांस के एक व्यक्ति आए जिनका नाम है अगस्त कॉम्टे। उस अगस्त कॉम्ट नाम के व्यक्ति ने मेरे भाई सामाजिक भौतिकी को समाज शास्त्र नाम दिया, और वह समय था 1838 का। कौन सा समय था भैया, 1838 का। और यहीं से जब पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का उद्भव या उदय कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या बताएंगे, 1838 ईस्वी। आपसे पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का उद्भव एक विशिष्ट विषय के रूप में कब हुआ, 1938 मतलब 1938 ईस्वी में हुआ। आपसे पूछेगा कि भारत में समाजशास्त्र का उदय कब हुआ, तो कब हुआ, 1914 ईस्वी में हुआ। कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 1914 ईस्वी में हुआ। आपसे पूछेगा ब्रिटेन में कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बातों को। आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में बात की जाए, मतलब एक पृथक विषय के रूप में, तो समाजशास्त्र का अध्ययन किस जो है मतलब एक प्रकार से किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ होता है, तो किस में भैया, तो 1914 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ होता है। भारत की बात कर रहा हूँ। बात करें यूपी में सबसे पहले कहाँ पर, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो जाता है। इतनी बातें थी इसकी उद्भव को लेकर के, और भी बातें हैं जो कि मैं जब चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो बता दूंगा। वैसे चैप्टर 1 से संबंधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध होंगी, उसको आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो चलें, यहाँ पर हमने समाजशास्त्र के उद्भव यानी उदय के बारे में जाना, और उदय के बारे में जानते हुए हमने ट्रांजिशन फ्रॉम सोशल फिलोसॉफी टू सोशियोलॉजी, मतलब सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र में संक्रमण की एक प्रकार से विचारधारा को थोड़ा सा समझा है। ठीक है, अब जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तब इसके बारे में समझेंगे कि सामाजिक दर्शन से किस प्रकार से समाजशास्त्र में संक्रमण हुआ है, आखिरकार इन संक्रमण के क्षेत्रों के बीच में जो प्रक्रिया हुई है उन प्रक्रिया में और किन किन विषय वस्तुओं का उदय हुआ है। ध्यान रखेंगे जब भी बात होती है किसी विषय वस्तु के उदय होने की, तो वह विषय वस्तु एक बैग तो नहीं बन जाती मेरे भाई, एक जो है बैग तो कोई विषय वस्तु निकल के नहीं आएगी सामने। तो कैसी सामने किस प्रकार से सामने आती है मेरे भाई, तो वह सामने आती है एक प्रक्रिया के तहत, एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत सामने आती है। और वह प्रक्रिया जो है मेरे भाई, वह प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं पे इसमें आपको देखने को मिलती है जब संक्रमण क्षेत्र होता है। तो यहीं पर हम इस देखेंगे जैसे कि गणित से जो है बना एक प्रकार से रसायन, भौतिकी सब आते गए हैं, तो गणित जो है एक प्रकार से सभी विषय वस्तुओं में कॉमन होगी, क्योंकि हर एक विषय में बात की जाए गणित जो होता है, पॉइंट इज़ द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। एक पॉइंट से मैथमेटिक्स को बनाया जाता है, और बिना पॉइंट के ना तो मैथमेटिक्स संभव है और ना ही मेरे पास जितना हमने लिखा है एक एक बिंदुओं को मिलाने से हम तमाम प्रकार के जो है ये अक्षर को बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पे पॉइंट जो है या बेस है हर एक जो है विषय वस्तु का, कहीं ना कहीं पे बात की जाए तो वैसे तो संस्कृत जो है वो हिंदी भाषा की जननी है, सभी भाषाओं की जननी रही है, लेकिन बात की जाए मेरे भाई आपको तो यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें समझने के उपरांत हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे आप देखेंगे जितने प्राचीन
प्राचीन विषय होंगे वह बहुत सरल होंगे। प्राचीन जो विज्ञान होंगे, सामाजिक विज्ञान, वो बहुत सरल होंगे। धीरे धीरे जैसे वो नए नए रूपों में परिवर्तित होते आते हैं तो उनमें जटिलता उतनी अधिक मात्रा में होती जाती है, वैज्ञानिक पक्ष अधिक मात्रा में उनमें होते जाते हैं। इसीलिए जो पुराने विज्ञान हैं, पुराने सामाजिक विज्ञान हैं, वह सहज हैं और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सरल हैं। जबकि जो नए सामाजिक विज्ञान हैं वह कठिन हैं और कैसे हैं, जटिल हैं और व्यापक भी हैं। ध्यान रखेंगे तो इन सभी मुद्दों को हम समझेंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, द इंटेलेक्चुअल कॉन्टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको आप हिंदी में बौद्धिक प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बौद्धिक प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। अर्थात बुद्ध जीवियों में बहुत सारी प्रतियोगिता रही हैं और होती भी रही हैं, तो उन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी होती मेरे भाई, उन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी होती है। तो इन सभी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक। तो बिल्कुल चिंता न करें, सभी को समझेंगे। बौद्धिक प्रतियोगिता में क्या क्या चीज़ें हुई है इनको देखेंगे, किस प्रकार से लोगों ने तमाम प्रकार के तर्क दिए समाजशास्त्र के उदय से संबंधित, उद्भव से संबंधित, इन सभी को समझेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखेंगे इनलाइटमेंट। मतलब इनलाइटमेंट तो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी विषय वस्तु को पढ़े तो उनमें इनलाइटमेंट जरूर आपको देखने को मिल सकता है। इनलाइटमेंट को हम क्या कहते हैं? शिक्षा या प्रबोधन या फिर ज्ञानोदय। ज्ञान का उदय कैसे होता है, आखिरकार किसी व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान का संचार कैसे होता है और ज्ञान का संचार किस दिशा में होता है और किस दिशा में, अर्थात किस नवीनता के साथ होता है, किस आधुनिकता के साथ होता है, किस परंपरा को पिरो करके, किस परंपरा को दबा करके आधुनिकता के ओर अग्रसर बढ़ता है। तो इन सभी मुद्दों को यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा, ध्यान रखेंगे। तो इनलाइटमेंट यानी प्रबोधन अर्थात शिक्षा यानी ज्ञानोदय। ज्ञानोदय क्या होता है, इसको विस्तार से विभिन्न शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के माध्यम से समझते हुए आपकी अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आई। फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में आपको देने का प्रयास करूंगा। हर एक विषय वस्तु, आपकी जो भी विषय वस्तु होगी वह कमेंट सेक्शन में वीडियो अपलोड होने के बाद में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन कौन सी विषय वस्तु को लिए हुए हैं। और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी आप अगर डालने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट वो कमेंट सेक्शन में नीचे वीडियो अपलोड होने के बाद में ज़रूर लिख दीजिएगा हर एक वीडियो में, ताकि मुझे पता चले कि हमारे छात्र छात्राएँ, हमारे प्रिय भाई बंधु, हमारी बहनें कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग अवश्य करेंगे। चलिए इसी श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, हमको क्या मिल जाता है? द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। मतलब मेरे भाई द सोशल मतलब होता है सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो ताकतें रही यानी फोर्सेस रही हैं, इनको आप ताकतें कह सकते हैं हिंदी में। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, मतलब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीन ताकतों के बारे में हमको पढ़ना, जिससे समाजशास्त्र के उदय में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ताकतों का मतलब यह है कि आखिरकार जो विचारक आए उन्होंने इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई, और आखिरकार वह चीज़ें किस कारण से, मतलब उन चीज़ों के कारण से जो विद्वानों ने बताया, उसे समाजशास्त्र का उदय कैसे हो सका, और समाजशास्त्र आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह किस प्रकार से आ सका। बोलो इतनी बातें आपके समझ में आ रही हैं? अगर आ रही तो बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, थम्स अप का चिन्ह लगा करके आप बता सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हमको यह समझना है। अब मतलब यहाँ पर चार चीज़ों के माध्यम से ये सभी जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, या द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के उदय अर्थात उद्भव से संबंध रखती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे उद्भव हुआ आखिरकार, इसके बारे में जानना होता है। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसकी जो है हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसकी ऑटोबायोग्राफी हमको जाननी परम आवश्यक होती है और चरम भी आवश्यक होती है। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है समाजशास्त्र के अनुसार मोक्ष, ठीक उसी प्रकार से जब भी किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ने बैठें तो वह आखिरकार किन शब्दों से बना है, किन शब्दों से मिलकर के बना। जैसे सोशियोलॉजी जो बना है, सोशियस और लोगास दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। सोशियस मतलब होता है समाज, और लोगास का मतलब होता है, हिंदी में जनरली बात की जाए तो शास्त्र या विज्ञान से ले आता है, ठीक है। लोगास जो शब्द है उसका अंग्रेजी रूपांतरण करेंगे तो लोजी बनेगा। लोजी मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। तो किसी भी विषय वस्तु को आप पढ़ने बैठे, जैसे जियोग्राफी पढ़ने बैठे तो जियो प्लस ग्राफिया देखेंगे कि हाँ जियो मतलब क्या होता है, ग्राफिया मतलब क्या होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा।
तो इसी श्रृंखला में हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक विचारों और आर्थिक विचारों और राजनीतिक विचारों से किस प्रकार से समाजशास्त्र के उद्भव में मदद मिलती है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तुरंत हमारे सामने अगला मुद्दा आता है द फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह टॉपिक आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, यह टॉपिक कोई विश्वविद्यालय नकार नहीं सकता, क्योंकि समाजशास्त्र में तमाम सारी जो विचारधाराएं होती है, क्योंकि समाजशास्त्र कहीं न कहीं पे सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्योंकि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन आप करते हैं और समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है तो सामाजिक संबंध आपके राजनीतिक संबंध भी हो सकते हैं, सामाजिक संबंध आपके आर्थिक संबंध भी हो सकते हैं, सामाजिक संबंध ऐतिहासिक, सामाजिक संबंध भौगोलिक, इन सभी तरीके से हो सकते हैं मेरे भैया। और जब इन सभी तरीके से वो संबंध हो सकते हैं तो आखिरकार समाजशास्त्र के अंतर्गत ही हम तमाम सारे विषय वस्तुओं को पिरो सकते हैं। जब हम मेरे प्यारे दोस्तों समाजशास्त्र के अन्य विषय के साथ मतलब कि अन्य सामाजिक विषय मतलब विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे बीए फर्स्ट ईयर में, तो हमने आपको यह अवश्य पढ़ाया था, हमने ज़रूर पढ़ाया होगा, आप देख लीजिएगा जा करके। हमने उसमें पढ़ाया था कि समाजशास्त्र का राजनीति विषय के मतलब राजनीति विज्ञान के साथ संबंध, समाजशास्त्र का मतलब इतिहास के साथ संबंध, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के साथ संबंध, समाजशास्त्र का मेरे प्यारे दोस्तों अर्थशास्त्र संबंध, इन सभी मुद्दों को हमने वहाँ पर विस्तार से समझाया था। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर हमको तमाम सारे मुद्दों को समझना होगा। यही हम बात कर रहे थे फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांति। और जब भी मेरे प्यारे दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से औद्योगिक, सामाजिक, राजनीतिक और इसी प्रकार से तमाम सारे जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम प्रकार के जो पहले से परंपराएं चली आ रही थी, पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी, उनमें परिवर्तन हुआ। और जब उन परंपराओं में, उन रीति रिवाजों में, उन जो है शासक जो है मतलब कि राजनीतिक विचारों में, उन ऐतिहासिक विचारों में, उन परंपरागत विचारों में जब परिवर्तन होता है तो उसमें फ्रांसीसी क्रांति के सिवा और कोई ऐसी क्रांति नहीं है जो कि मानव जीवन से संबंधित समस्त मुद्दों को परिवर्तनशील कर दे। फ्रांसीसी क्रांति के समय की बात की 1789 ईस्वी के आसपास यह क्रांति होती है। और 1789 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों इस समय फ्रांस के एक राजा थे, उस समय जब क्रांति होती है 1789 ईस्वी के आसपास एक राजा हैं। वैसे लुई 15वां जो था उसके समय से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आते आते लुई 16वां नाम का राजा आता है जो कि एक प्रकार से आलसी है और भ्रष्ट राजा है। उसकी पत्नी भी एक प्रकार से पत्नी का कहा सुना वो मानता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इन सभी मुद्दों को आप देखते हुए मेरे भाई वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कि जो फ्रांस की क्रांति होती है इससे क्या होता है, एक तो राजनीतिक विचारों में बहुत ज़्यादा क्या होती है, हलचल होती है। इसी के साथ सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, तमाम प्रकार के विचारों में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के साथ समाजशास्त्र विषय वस्तु में भी परिवर्तन होता है और तमाम सारे सामाजिक विचारों में परिवर्तन होता है। इन सभी विचारों को गहन अध्ययन के बाद में एक समाजशास्त्र जैसी विषय वस्तु की रिक्वायरमेंट होती है और इस प्रकार से समाजशास्त्र का उदय हमारे सामने हो जाता है और हम आपके सामने इसको आज पढ़ा रहे हैं। ठीक, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में आज पढ़ाया जा रहा है। औद्योगिक क्रांति देखेंगे। औद्योगिक क्रांति जनरली बात की जाए इसका मूल स्थान जो रहा इंग्लैंड रहा है। इंग्लैंड में मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए तो इस क्रांति का 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास उदय होता है। तो ये जो क्रांति या औद्योगिक क्रांति जो है एक दिन की उपज नहीं होती। कोई भी क्रांति मेरे प्यारे दोस्तों एक दिन की उपज नहीं होती, लगातार उसमें मतलब लगातार क्या होता है, प्रक्रिया चलती रहती है और आखिरकार जब प्रक्रिया लगातार चलती रहती है तो ये मतलब कि एक प्रकार से एक संक्रमण काल होता है। जैसे आप कभी भी देखेंगे एक एज से दूसरी एज में जाने के लिए एक संक्रमण क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। ठीक, समझने का प्रयास यह है जैसे इस कैप को इसमें समाहित होना है तो कहीं ना कहीं पे एक बैग तो समाहित नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे पहले ये आएगा, इस सांचे में फिट होगा, फिर इस सांचे में फिट होगा, तो धीरे धीरे होगा। तो आखिरकार जो है 17वीं से 18वीं शताब्दी के आसपास जो है इंग्लैंड में क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का सीधा तात्पर्य होता है कि उद्योगों में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, मशीनीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। जो कार्य हाथों से लोग किया करते थे एक दिन में, वही कार्य 1 घंटे में मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। और जब इस प्रकार की क्रांति, इस प्रकार की चीज़ें की जाने लगी तो हमारे सामने समाज में भी तमाम सारी विचारधाराओं में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों के माध्यम से सामाजिक विचारों में भी एक प्रकार से बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसलिए समाजशास्त्र के उदय और उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका फ्रांसीसी क्रांति की तो एक प्रकार से 100% है और इसके साथ ही साथ उद्योगों के विकास से मानव जीवन पर
बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पहले आप बेना से मेरे प्यारे दोस्तों क्या करते थे, हाँ मतलब कि बेना क्या करते थे मेरे प्यारे दोस्तों, हाँकते थे, जिससे क्या होता था आपको हवा की प्राप्ति होती थी, गर्मी दूर होती थी। लेकिन अब पंखा चल रहा है ऊपर देखिए, बेना आपको दिखाएं कैसा होता है, मेरे सामने रखा हुआ है। रात में जब लाइट जाती है मेरे यहाँ पर तो मैं उसी का प्रयोग करता हूँ। 1 मिनट आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ऐसे मैं आपको दिखा दूँ। बहुत पुराना सा जो है मेरे पास ये हैंड फैन है, इसी को हैंड फैन कहते हैं। तो इसको ऐसे चलाया जाता है, तो इससे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हवा लगती है। आपको सभी को पता होगा, गांव से क्षेत्र से संबंध रखते होंगे। धीरे धीरे क्या होता है, तो यह मेरे विचार था कि गर्मी लगेगी तो हम बेना हाँकेंगे, मतलब हैंड फैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे पंखे का विकास हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, पंखे का विकास हुआ। तो हम पंखे के माध्यम से हम क्या करने लगे मेरे प्यारे दोस्तों, रूम में ही तमाम सारी चीज़ें मिलने लगी। अगर बेना, चूँकि बेना क्यों बना, क्योंकि बेने की रिक्वायरमेंट थी। जब हवा हमेशा थोड़ी ना चलती है, जब हवा चलती थी तो लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे, हवा बंद हो गई तो लोग हैंड फैन का प्रयोग करने लगे। बेना मतलब कि क्या होता है समझिए, रिक्वायरमेंट ही क्या है, रिक्वायरमेंट ही मेरे प्यारे दोस्तों मतलब मांग के द्वारा ही पूर्ति की जाती है। और जब किसी चीज़ की मांग होती है तभी उसी चीज़ की, मतलब जब रिक्वायरमेंट होगी तभी एक प्रकार से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, किसी चीज़ का आविष्कार होगा। मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट ही आविष्कार की क्या है, जननी है। अगर मार्कर मतलब हम मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट ना होती तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं मार्कर खरीद कर ना लाता। अगर मेरे प्यारे दोस्तों लोगों को यह ना पता होता, जो औद्योगिक मतलब कि जो ये मार्कर बनाते हैं उनको यह ना पता होता कि मार्कर जो है लोग पढ़ाएंगे टीचर्स लोग, तो वह शायद यह ना बनाते। मतलब रिक्वायरमेंट के द्वारा ही आविष्कार होता है, और इसी रिक्वायरमेंट को लेकर के आविष्कार होते गए, और जब आविष्कार बढ़ गया उसी को क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति के रूप में हम जानते हैं, इंग्लैंड से प्रारंभ होती है। ठीक, तो इकाई 1 ये आपकी समाप्त हो गई। इकाई 1 से समस्त पहलुओं को आपने समझा, जाना, परखा, थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही गई होगी। इसी प्रकार से आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इकाई 2 यूनिट 2 द मतलब कि पियोनियर्स। ठीक, इसका मतलब होता है अग्रणी एक प्रकार से। तो जो समाजशास्त्र के अग्रणी विचार हैं, अग्रणी विचारधारा, जिसे समाजशास्त्र एक प्रकार से बलवंती हुआ है, समाजशास्त्र विचारधारा आगे बढ़ी है, तो उस विचारधाराओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। चले मेरे प्यारे दोस्तों उसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आता है काम्टे का, अगस्त काम्टे का क्या मेरे प्यारे दोस्तों, काम्टे का प्रत्यक्षवाद। क्या आता है, काम्टे का प्रत्यक्षवाद। ध्यान रखेंगे, अगस्त काम्ट को ही समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगस्त काम्ट को ही समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक। फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज कॉल्ड अगस्त काम्टे। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे भाई बात करेंगे हम काम्टे के प्रत्यक्षवाद को। प्रत्यक्षवाद चूँकि एक प्रकार से यह क्या करता है, यह आशावादी बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रकृति में एक प्रकार से पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करता है। यह ना तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन फिर भी एक प्रकार से भौतिकता की ओर इसका झुकाव अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद सीधा सिंपल से भाषा में अगर समझाने का प्रयास करूँ तो मतलब यह है कि यह प्रकृति के द्वारा तमाम सारे जो नियम कायदे चलाए गए हैं, आखिरकार यह सत्य है कि असत्य हैं, इन सभी को परखने की एक प्रकार से प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षवाद, वाद माने विचारधारा, प्रत्यक्ष मतलब होता है हूबहू, प्रत्यक्ष मतलब एक प्रकार से सही तरीके से। तो कोई चीज़ हो उसको सही तरीके से ज्ञात करना ही क्या कहता है, प्रत्यक्षवाद कहलाता है। जब प्रत्यक्षवाद आपको समझाऊंगा विस्तार से आपको समझा दूंगा, ठीक है। प्रत्यक्षवाद को लेकर के मैकाइबर और पेज ने क्या कहा, प्रत्यक्षवाद को लेकर के गिलिन और गिलिन ने क्या कहा, प्रत्यक्षवाद पर आखिरकार जो है अकबर्न और निमकाप के क्या विचार रहेंगे, इन सभी मुद्दों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो काम्टे का प्रत्यक्षवाद हमको पढ़ना है एक विस्तारवाद की शैली को अपनाते हुए। वहीं आपको स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद पढ़ना है। किसका, तो भैया आप कहेंगे सर स्पेंसर का डार्विनवाद, तो डार्विन तो नाम सुना सुना लग रहा होगा। जी बिल्कुल, डार्विन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उद्विकास के सिद्धांत को दिया था। इसीलिए एग्जाम से जब प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वालों आपसे कि उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था, उसमें ऑप्शन में आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है डार्विन, दूसरा नंबर ऑप्शन मिलता है हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा नंबर ऑप्शन आपको मिलता है कार्ल मार्क्स, और डी ऑप्शन मिलता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या नोटी। तो आप लगाते क्या है, बहुत सारे लोग जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी होते हैं वह सीधे सीधे क्या लगाते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर लगाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर से पहले उन्होंने मतलब क्या दिया था, डार्विनवाद, मतलब हमने क्या बताया था अभी आपको, उद्विकास। हाँ,
तो डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत जो है स्पेंसर से पहले दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर से पहले ही दे दिया था। अब डार्विन के विचारों को थोड़ा यहाँ पर समझ लेंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को समझाने का प्रयास कर दूंगा। क्योंकि डार्विन जो थे उन्होंने अपना प्रयोग समाज पर नहीं किया था, उन्होंने अपना प्रयोग एक विषय वस्तु को मतलब विषय वस्तु पर ना करके एक जानवर पर किया था। लेकिन जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। तो इसीलिए डार्विन का जो एक प्रकार से डार्विन का सामाजिक मतलब डार्विन का जो मतलब वो सिद्धांत है उद्विकास का, डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत से कहीं ना कहीं पे प्रभावित थे हर्बर्ट स्पेंसर। इसीलिए इनके द्वारा दिए गए हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिए गए सिद्धांत को हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा, आपने कक्षा 10 में मेरे प्यारे दोस्तों आपने क्या पढ़ा था, डार्विनवाद और लैमार्कवाद आपने पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि दोनों व्यक्तियों ने एक जिराफ पर क्या किया है, शोध किया है। और जब जिराफ पर उन्होंने शोध किया तो क्या पता चला, उन्होंने कहा तो भैया लैमार्क क्या कहते हैं, इसको थोड़ा समझिए। लैमार्क कहते हैं कि जो है एक प्रकार से जैसे आप जिम करने जाते हैं तो जिस अंग का प्रयोग मान लेते हैं आप, इस अंग का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो आपकी बॉडी क्या होगी, डोले सोले अच्छे तरीके से बन जाएंगे। ठीक, अगर मान लेते हैं इस वाले से आप जिम नहीं करेंगे तो ट्रेनर दोनों हाथों से बताएगा, लेकिन आप इसी अंग का प्रयोग, आप दाहिने हाथ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं इसलिए ज़्यादा बलवंती कौन है, दाहिना हाथ है। लेकिन अगर आप बाएं हाथ का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करते तो शायद आपका बायां हाथ दाहिने हाथ की अपेक्षा बलवंती होता। तो लैमार्कवाद कहते हैं, मतलब लैमार्क कहते हैं, लैमार्क जो विचारधारा मतलब कि लैमार्क जो विचारक हैं, जो एक प्रकार से विद्वान है, वह कहते हैं कि जिराफ जो थे पहले मेरे प्यारे दोस्तों गाय भैंसों की तरह हुआ करते थे, उनकी गर्दन लंबी नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जंगल में जो जिराफ रहते थे, पानी बरसा, घास लगातार पानी बरसता रहा, घास पानी में डूब गई, घास सारी सूख गई पृथ्वी की। अब बची पेड़ की पत्तियां, लगातार पेड़ की पत्तियों को खाने लगे कौन, जिराफ। जब जिराफ पेड़ की पत्तियों को खाना प्रारंभ कर देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जो नीचे डाल की पत्तियां होती है सब जिराफ लोग खा जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वह अपनी अगली टांगों का और अपनी गर्दन का प्रयोग करके झुक झुक करके खाने का प्रयास करने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति में लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है, दिन प्रतिदिन प्रक्रिया चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी में थोड़ा सा लंबा हुआ जिराफ की गर्दन, दूसरी में तो अगली टांग थोड़ी लंबी हुई, तीसरी में फिर से गर्दन और अगली टांग लंबी हुई, और धीरे धीरे मान लेते ये जिराफ था, धीरे धीरे लंबा होता गया होता गया होता गया और आकर के ऐसे आकर के आपके सामने प्रस्तुत हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे, लैमार्क ने सीधा सीधा कहा कि जिस अंग का प्रयोग आप अधिक मात्रा में करेंगे वह आपका अंग बढ़ता जाएगा, लेकिन जिस अंग का आप प्रयोग नहीं करेंगे वह अंग मेरे प्यारे दोस्तों आपका छोटा ही रह जाएगा। मनुष्य के पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन उस पूंछ का प्रयोग धीरे धीरे लोगों ने करना प्रारंभ बंद कर दिया, और उसके तदुपरांत आज पूंछ जो है आपके जो है पास नहीं है। रीढ़ की हड्डी के पीछे पूंछ निकली होती थी पहले मनुष्यों की। ठीक, बंदर जो है उसका प्रयोग करता रहा तो उसके पास। ठीक, अब समझिए, तो ये था लैमार्कवाद। आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों डार्विनवाद। क्योंकि डार्विन की थ्योरी ही एक प्रकार से आपको हर्बर्ट स्पेंसर के जो डार्विनवाद है, सामाजिक डार्विनवाद, उसको परिभाषित करती है कहीं ना कहीं पे। तो आपको समझना होगा यहाँ पर क्या डार्विनवाद। डार्विन महोदय ने कहा कि ऐसा नहीं था, लैमार्कवाद मतलब कि लैमार्कवाद ज़्यादा वैज्ञानिक है, लेकिन डार्विनवाद जो है उतना वैज्ञानिक नहीं है। तो डार्विन महोदय कहते थे कि दो प्रकार के जिराफ हुआ करते थे, एक तो भैया लंबी गर्दन वाले जिराफ और दूसरे छोटी गर्दन वाले जिराफ। मतलब एक गाय भैंसों की तरह देखने वाले जिराफ होते थे, और ये गाय भैंसों वालों, और एक लंबी गर्दन वाले, मतलब कि एक क्या होते थे, लंबी गर्दन वाले जिराफ थे जो आजकल प्रजाति में पाए जाते हैं। तो हुआ क्या, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति क्या करती है मेरे पास दोस्तों, प्रकृति जो होती है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति में हुआ परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन हुआ। उस जलवायु परिवर्तन में जो छोटे कद वाले जिराफ थे उन्होंने समायोजन नहीं कर पाया। मतलब मैं अगर बताऊं, ये देखिए, मान लेते प्रकृति मेरा हाथ है और मैंने इसको पकड़ा हुआ है, अब मैंने क्या किया, इस पर एक हाथ मारा, लेकिन जो छोटे कद वाला जो था जिराफ वो गिर गया नीचे, मतलब वो मर गया, क्योंकि यह अपने आप में यहाँ पर समायोजन, प्रकृति मेरा हाथ है, हाथ के साथ इस जो है कैप ने समायोजन, मतलब इस जिराफ ने, छोटे वाले जिराफ ने समायोजन स्थापित नहीं किया था, इसलिए यह गिर गया। लेकिन जो बड़ा कद वाला जिराफ था इसने मेरे हाथ के साथ, मतलब प्रकृति के साथ यह जो है सामंजस्य बैठाया रहा, इसके लिए हाथ मारने पर यह नहीं गिरा, और प्रकृति के साथ समायोजन बनाए रखने के साथ ही साथ यह जिंदा बच गया। और आज हमारे सामने जो जिराफ है इसी का परिणाम है, चूँकि प्रकृति के अनुकूल लंबी गर्दन वाले जिराफों ने परिवर्तन कर लिया, उसी के अनुकूल ढल गए, जबकि जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वह नहीं ढल पाए। और जब वह नहीं ढल पाए मेरे भाई, तो वह क्या हुए, उनका निरसन कर दिया प्रकृति ने। अंग्रेजी में एक शब्द चलता है इलिमिनेशन, तो इलिमिनेशन कर दिया
किसने मेरे प्यारे दोस्तों? प्रकृति ने। किसका? छोटी कद वाले जिराफों का। इतनी बातें समझ में आई? क्या कैप उठा सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो? बिल्कुल। चलिए तो चलिए, सभी लोगों को यह बातें पता हो गई। अब यहाँ पर समझिए, यह बात जिराफों पर प्रयोग किया किसने? डार्विन ने। लेकिन यही बात उद्विकास के सिद्धांत को लेकर के समाज के उद्विकास यानी समाज का विकास कैसे हुआ? समाज का विकास कैसे हुआ? विकास क्या होता है? विकास सरलता से जटिलता की ओर जब किसी विषय वस्तु का संचयन होता है, संचलन होता है। मान लेते हैं कल को आप समाजशास्त्र में 10 चैप्टर पढ़ते थे और आज वही चैप्टर बढ़ते बढ़ते 25 हो चुका है। तो यह क्या हो गया? ये समाजशास्त्र का विकास हो गया। अब आप ये मत कहिएगा कि जो भैंस का एक प्रकार से गोबर होता है उसको आप घूर पर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं पे उसको एक लगाने की प्रक्रिया वहाँ भी उद्विकास हो जाएगी, या माटी के ढेर जो है लगने की प्रक्रिया भी उद्विकास होगी। ना ना ना, उद्विकास आप उसी को कह सकते हैं जो कि एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया यानी कि सरलता से जटिलता की ओर होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो एक विषय वस्तु में परिवर्तन होता गया। स्पेंसर महोदय कहते हैं स्पेंसर ने डार्विनवाद को फॉलो किया और इन्हीं के फॉलो करने के बाद में तो डार्विन द्वारा दिया गया जो विचार था इसको उन्होंने समाज पर लागू करके सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। जब भी आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा जाएगा कि सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान रखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। आपसे पूछेगा उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया मेरे भाई? डार्विन महोदय ने दिया। ठीक, चलिए तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो स्पेंसर का डार्विनवाद भी आपके थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको तो विश्वास हो चुका होगा कि आपको अच्छी जानकारी और अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा शुक्ला एचडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई लाल वाली बटन को दबा दीजिए फटाफट से लाल वाली बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक ठोकिए फटाफट से। जितनी लाइक मिलेगी उतनी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। शुक्ला एचडी पॉइंट आपके साथ बड़ी एनर्जी के साथ जो है हाजिर है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, मेरा एक प्रकार मेरी शारीरिक ढांचा देखिए यहाँ पर कैसा हो चुका है। तो आपको पढ़ाने के चक्कर में सारी मुद्दे हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आपके लाइक को देखते ही मोटिवेट होता हूँ। तो मोटिवेशन आप लोग देते रहिएगा ताकि यह शारीरिक ढांचा मुझ पर हावी ना हो जाए। यह बात ध्यान रखिए। ठीक, एक बार जल ग्रहण कर ले, उसके बाद में प्रारंभ करते हैं हम दुर्खीम की आत्महत्या के सिद्धांत को। हाँ, दुर्खीम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दुर्खीम मतलब दुख में जी रहा होगा कोई व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जो है बात नहीं है। दुर्खीम का मतलब यहाँ पर यह है, दुर्खीम इमाइल दुर्खीम इनका पूरा नाम है। और इमाइल दुर्खीम कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे विचारक रहे हैं समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो। उसी श्रृंखला में आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बीए सेकंड ईयर में ही दुर्खीम की आत्महत्या के सिद्धांत को हम पढ़ लेते हैं। चूँकि आत्महत्या एक सामाजिक समस्या है और जब आप सोशल इशूज़ एंड सोशल प्रॉब्लम से पढ़ रहे होते हैं बीए सेकंड ईयर में पेपर 1 के अंतर्गत, सामाजिक विघटन पढ़ रहे होते हैं आप चैप्टर 1 के अंदर मतलब कि पेपर 1 के अंतर्गत, तब आप मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं पे दुर्खीम की आत्महत्या के सिद्धांत को देखते हैं। दुर्खीम की आत्महत्या के सिद्धांत को लेकर के प्रॉपरली एक वीडियो हमने बना दी है बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से संबंधित। आज के 3-4 महीने पहले की वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। दुर्खीम की आत्महत्या के सिद्धांत को आप समझ जाएंगे। दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत व्यक्तिवादी नहीं है क्योंकि सामाजिक है। समाज के द्वारा व्यक्ति क्या होता है, समाज के द्वारा जटिलताओं के द्वारा, समाज के द्वारा प्रेशर पड़ने पर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, यह बात बताते हैं दुर्खीम महोदय मेरे भाई। तो किस प्रकार से बताते हैं, तमाम प्रकार के उन्होंने मुद्दे बताए कि मान लेते हैं पारिवारिक विघटन हो जाए, परिवार के लोगों से उसकी क्या हो जाए, तत्परता ना रहे उतनी तरीके से, परिवार के लोगों में समायोजन ना बैठा पा रहा हो, परिवार के लोग उसको क्या रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब कि सामान्य क्वालिटी से अलग रख रहे हो, या फिर वह मद्यपान करता हो ज़्यादा अधिक मात्रा में, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता हो, किसी से प्यार करता हो और उसको धोखा मिल गया हो तो आत्महत्या करेगा। सब बताया है इन्होंने। इनका क्या नाम है भाई? दुर्खीम ने सारी मुद्दे को समझाया है, समझाऊंगा आपको भी समझाऊंगा। चलिए, दुर्खीम महोदय जो थे भाई, दुर्खीम दुख में ही जी रहे थे। इन्होंने ऐसा दिया कि आत्महत्या का सिद्धांत, तो ऑब्जेक्टिव वालों आपसे लगातार प्रश्न पूछा था कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था? दुर्खीम ने दिया था। तो यहाँ पर दुर्खीम की आत्महत्या के सिद्धांत को हम समझेंगे। समाज के द्वारा ही आत्महत्या करने पर एक व्यक्ति मजबूर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात दुर्खीम महोदय बताना चाहते हैं। ठीक, चलिए। बेबर महोदय का नाम पूरा है क्या? बेबर मतलब होता है मैक्स वेबर, मतलब बेबर मतलब नहीं, बेबर का नाम पूरा है मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर की एक सत्ता की अवधारणा है अथॉरिटी, इसको आप अथॉरिटी कहते हैं, अधिकार। सत्ता क्या होती है?
शक्ति जो होती है, सत्ता एक प्रकार से कई 3 प्रकार की सत्ता होती है। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रदत्त सत्ता होगी प्रकृतिवादी के रूप में, मतलब कि आप जैसे वर्ण व्यवस्था में आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो गए, तो यह क्या है आपकी, यह सत्ता कैसी है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त सत्ता है। एक सत्ता आपकी पद की सत्ता होती है, मतलब एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद पर जब तक वह व्यक्ति बना हुआ है तब तक उसकी सत्ता मतलब उसकी शक्ति क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं पे शक्ति जो होती है, शक्ति एक प्रकार से आधार का कार्य करती है, और शक्ति विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है, शक्ति के द्वारा ही सत्ता का एक प्रकार से होता, शक्ति ही सत्ता का एक प्रकार से रूप होती है कहीं ना कहीं पे। तो जो राष्ट्रपति बैठता है तो अपने पद पर बैठता है, तो एक पद आसीन सत्ता हो गई, एक प्रदत्त सत्ता हो गई, जो कि जो है आपको आनुवांशिक रूप से प्राप्त है। आप पैदा हुए ब्राह्मण के घर में तो आपको सत्ता प्राप्त है कि आप उच्च कुल में पैदा हुए हैं, पहले के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और बात की जाए अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों आपको राष्ट्रपति हो गए, तो जब तक आप कुर्सी पर बैठे तब आप क्या हैं मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति हैं। जैसे ही आपका कार्यकाल समाप्त हो जाता है आप एक सामान्य नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं। और उसके बाद में आप देखा जाए एक और ऐसी सत्ता होती है जो कि अपने वर्चस्व के हिसाब से, या फिर बात की जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद जी और इसी प्रकार तमाम सारे लोग जिन्होंने अपने हिसाब से सत्ता ग्रहण करी थी। तो सत्ता जो होती कहीं ना कहीं पे इन्होंने बताया है, उसको सत्ता की अवधारणा को विस्तार समझाया है, और इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता को भी बताया है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सत्ता की अवधारणा को देखेंगे मैक्स वेबर के, और इसके बाद में प्रोटेस्टेंट नीति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटेस्टेंट नीति क्या होती है, एक प्रोटेस्टेंट धर्म था जो कि एक प्रकार से जो ईसाई धर्म था उसमें बहुत ज़्यादा क्या व्याप्त थी, कुलीन वर्ग जो था, यानी कि जो पादरी वर्ग था मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक प्रकार से जो पादरी यानी कि चर्च वाले लोग होते थे, वह बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे। लोगों का जीवन जो था एक प्रकार से दयनीय हो गया था। ऐसी स्थिति में उसी धर्म में एक प्रकार से उसी धर्म के नीक अच्छे पहलुओं को, नीक तो अवधी भाषा में, क्या अवधी भाषा में नीक, अच्छे को नीक कहा जाता है, अच्छा को नीक कहा जाता है, तो वही निकल गया नीक। चले तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। जो प्रोटेस्टेंट नीति है या कहीं ना कहीं पे जो कैथोलिक जो आपकी धर्म है एक प्रकार से, वो धर्म जो ईसाईयत धर्म है उसी धर्म का एक भाग है, उसी के अच्छे पहलुओं को इस नीति में समाहित कर दिया गया है। इस नीति को भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, और पूंजीवाद की श्रृंखला को भी हम देखेंगे। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, इन सभी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूंजीवाद जैसे ही आता है उस पूंजीवाद का विरोध करने के लिए मैक्स वेबर का जो पूंजीवाद है उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं कौन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन है भाई, कार्ल मार्क्स तो वर्ग संघर्ष, बात की जाए वर्ग संघर्ष विचारधारा के जन्मदाता हैं, और समाजवाद, साम्यवाद जो विचारधाराएं आज चलती हैं कहीं ना कहीं पे जो जिसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी पड़ा है, भारतीय रचनाओं पर भी पड़ा है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जैसे मार्क्सिस्ट कौन थे आप हिंदी साहित्य में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन प्योर जो है मार्क्सिस्ट थे, ठीक। तो यहाँ पर पूंजीवाद का विरोध करने, पूंजीवाद क्या है, प्राइवेटिस मतलब कि मान लेते हैं कि प्राइवेट चीज़ें हों। पूंजीवाद मतलब कि जैसे अमेरिका में क्या चलता है पूंजीवाद, और रूस में क्या चलता है साम्यवाद चलता है। रूस में साम्यवाद समाजवाद चलता है, रूस में सरकारी बस होगी, सरकारी चीज़ें होंगी, सरकारी हर चीज़ में सरकार सारी चीज़ें करेंगी रूस में। लेकिन अमेरिका में क्या होता है पूंजीपति लोग, मतलब कि प्राइवेट स्कूल होगा, प्राइवेट बस चलेंगी, प्राइवेट ट्रेन होगी, हर सेक्टर क्या होगा प्राइवेट होगा। लेकिन रूस में क्या होगा, यानी समाजवाद में हर चीज़ सरकारी आपको देखने को मिलेगी। मतलब वहाँ पर सरकार जो होता है उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन और उपयोग के साधनों पर सरकार का नियंत्रण जिस देश में होता है उस देश में चल रही व्यवस्था को हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन कोई ऐसा देश जहां पर उत्पादन एवं उपयोग या वितरण के साधनों पर या विवरण के साधनों पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो, सरकार का प्रभुत्व ना होकर के किसी पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व हो, किसी प्राइवेट सेक्टर का प्रभुत्व हो, किसी व्यक्ति का प्रभुत्व हो, किसी फैक्ट्री का प्रभुत्व हो, ऐसे विचारधारा को, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर व्यक्ति हमेशा अमीर बना रहता है और गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब बना रहता है। तो इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए वर्ग संघर्ष की विचारधारा लाए, और उनका नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कार्ल मार्क्स। और वर्ग संघर्ष बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लगातार कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे प्यारे दोस्तों आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, यह प्रश्न तो तय ही एग्जाम से में आता ही आता है। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है कहीं ना कहीं पे यह भी इसी श्रृंखला पर आधारित है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी इन्होंने क्या किया है, प्रभावित किया है। आत्महत्या के सिद्धांत को जो है सुसाइड थ्योरी कहा जाता है। वेबर की सत्ता की अवधारणा को अथॉरिटी कहा जाता है। अंग्रेजी वालों भी ध्यान दीजिएगा। प्रोटेस्टेंट नीति को एक प्रकार से, नीति को आप क्या कहते हैं मेरे पास, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोटेस्टेंट एक प्रकार से जो विचारधाराएं होती है नियम वगैरह उसी को कहते हैं नीति।
ठीक, अवधारणा को कॉन्सेप्ट कहते हैं, पूंजीवाद को आप जो है कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष की विचारधारा को पढ़ेंगे। वर्ग संघर्ष क्या होता है? वर्ग जो होता है, प्राचीन की बात की जाए, प्राचीन यूरोप में जो देखा जाए तो दो समाज जो होता था, दो वर्गों में बटा हुआ होता था, एक पूंजीपति वर्ग और एक कुलीन वर्ग। तो पूंजी मतलब कि एक पूंजीपति वर्ग था, एक सर्वहारा वर्ग था, गरीब वाला वर्ग। तो कहीं ना कहीं जो पूंजीपति वर्ग था उसके और जो सर्वहारा वर्ग था यानी कि जो गरीब वर्ग था, उन दोनों के बीच में जो संघर्ष उत्पन्न होता था, इसी संघर्ष के बारे में बताया किसने? कार्ल मार्क्स ने। और उन्होंने एक नई सत्ता की अवधारणा यानी कि समाजवाद का उदय मतलब कि साम्यवाद की विचारधारा को दिया मार्क्स ने। तो मार्क्सिस्ट आप देखते हैं बहुत सारे लोग मार्क्सिस्ट विचारधारा के मार्क्सवाद हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। गांधीवाद मार्क्सवाद कहीं ना कहीं पे समकालीन ही रहा है, एक दूसरे से मैच ही रहता है। ठीक, चलिए, बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? बातें समझ में आ रही हूँ तो बताइए कि हाँ सर समझ में आ रही हैं। और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चलिए आगे देखते हैं, इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। और किस सब्जेक्ट संबंधित आपको जो है सिलेबस चाहिए उस पर भी डिस्कशन कर लूँगा। उसके बाद में प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, लाइव। चलिए इकाई 3 देखते हैं, यानी यूनिट 3, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, आप मतलब काकी के, सोशियोलॉजिकल मतलब क्या होता है आपका सामाजिक, ठीक है, थॉट मतलब क्या होता है विचार, धाराएं या विचार, और इन मतलब होता है में, इंडिया मतलब होता है भारत में। तो भारत में सामाजिक विचारों का विकास कैसे कैसे हुआ है, आखिरकार भारत में समाज शास्त्र के मतलब कि समाज शास्त्र के विचार में किन किन विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इन बातों को हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक, तो आइए समझते हैं। आखिरकार सबसे पहले तो मनु के द्वारा दी गई जो व्यवस्था है जिसको हम वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे मनु के द्वारा जो मनु स्मृति में बताई गई चीज़ें हैं, क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसको लेकर के एक श्लोक भी वेदों में प्रचलित है। क्या श्लोक है? ब्राह्मणो अस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृता उर्तदस्यद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजाता। ठीक, तो ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखमंडल से हुई है। एक विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उस विराट पुरुष के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है। उस विराट पुरुष के जंघा से या कमर के आसपास से मतलब उदर के आसपास से पेट वगैरह को समाहित करके जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और उसके पैर वाले से मतलब कि पैर वाले हिस्से से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान रखेंगे, ना तो पैर के बिना जो है जीवन सही तरीके से चलेगा, ना तो हाथ के यानी भुजाओं के बिना आपका जो है जीवन सही चलेगा, ना तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके उदर के बिना आपका जीवन सही तरीके से चल सकेगा, और ना तो आपके मस्तक के बिना जो है आपका जो है जीवन सही तरीके से चलेगा। मस्तक जो है भुजाओं का संचालन करता है, उदर का संचालन करता है और पैर का संचालन करता है। उदर के माध्यम से क्या होता है, पेट के माध्यम से आप देखते होंगे, मतलब आप जब आप कोई चीज़ खाएंगे तभी आपका माइंड कार्य करेगा, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ जो है विचारधारा पनपती है, स्वस्थ जो है नीति आती है। जो मेरे पास हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है, समझिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था जो है इसमें 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होते थे वो पठन पाठन अध्ययन अध्यापन इत्यादि क्या करते थे, भिक्षा लेना देना, दान उद्यान यज्ञ इत्यादि करना ब्राह्मणों के कार्य हुआ करते थे। क्षत्रियों के कार्य हुआ करते थे कि ब्राह्मणों की रक्षा करें, दान इत्यादि दें और अपनी प्रजा की रक्षा करें, जबकि और अध्ययन करें, वेद अध्ययन इत्यादि करने का अधिकार था। वही बात की जाए जो उससे नीचे कैटेगरी मतलब कि जो वैश्य कैटेगरी होती थी, उसका कार्य था कि एक प्रकार से पैसा वगैरह जो वित्तीय चीज़ें होती उनको संभाले, मतलब जो खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध करे। और जो शूद्र वर्ग होता था उसका मतलब होता था इन तीनों की सेवा करे, मतलब कि फसल वगैरह का उत्पादन करे। सेवा का मतलब नहीं होता था कि पैर दबाए किसी का करके, सेवा का मतलब होता था कि वह एक प्रकार से खेती वगैरह करता था और एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें करता था, जिससे एक प्रकार से सभी को लाभ हो सके। तो चारों वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से हर एक कार्य सभी का बटा हुआ था। तो कार्य के हिसाब से, कर्म के हिसाब से कहीं ना कहीं पे कुछ विद्वान मानते हैं कि कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बटी है, कुछ विद्वान मानते हैं कि जन्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था मानी बटी है। इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिबेट है, जब वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे विस्तार से आपको समझा देंगे। उसके बाद में आश्रम व्यवस्था आपकी आती है। आश्रम व्यवस्था मतलब कि 4 आश्रम भी हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार होते हैं। मनुस्मृति में भी 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। पहला आश्रम आपका होता है
ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि 0 से लेकर के 25 वर्ष तक होता है आपका, 0 से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय काल होता है वह क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। दूसरा यानी 25 साल से लेकर के जो 50 साल का समय काल होता है वह होता है आपका गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम पहला होता है। और 50 से लेकर के 75 वर्ष का जो समय काल है यह होता है वानप्रस्थ आश्रम। और जो 75 से लेकर के और जीवन पर्यंत मतलब कि 100 वर्षों तक जो चलता है आपका, जो चलता है संन्यास आश्रम। ठीक है, क्या संन्यास आश्रम। तो कहीं ना कहीं भी मेरे प्यारे दोस्तों आश्रम व्यवस्था जो है एक व्यक्ति की औसत आयु 100 मान करके, औसत आयु 100 मान करके मतलब कि एक व्यक्ति, हर व्यक्ति 100 साल जिएगा उसको मान करके एक व्यवस्था चलाई गई थी, जिस व्यवस्था के माध्यम से हर व्यक्ति अपने अपने आश्रम में अलग अलग कर्मों को करता था। मतलब कर्मों को डिवाइड कर दिया गया था। 0 से 25 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा, विद्या अध्ययन इत्यादि करेगा और उसके बाद में 25 साल के बाद में व्यक्ति शादी वगैरह कर लेगा। शादी के बाद में क्या होगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद में क्या करेगा, वह जीवन के मतलब अपने आश्रितों को और जो अपने पेट को पालेगा और अपने बच्चों का एक प्रकार से परवरिश करेगा, सृष्टि के विकास को आगे बढ़ाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे 50 के बाद में क्या करेगा, वह जब उसके चमड़े में ढीलापन आने लगे, उसका बाल पकने लगे, पहले मेकअप वगैरह चलता नहीं था। सलमान खान, अजय देवगन साहब, अक्षय कुमार को देखिए, भैया 54 साल के हैं लेकिन उनके चेहरे पर झुर्री नहीं लगता कि 25 साल के भी युवा हैं। तो कहीं ना कहीं पहले ऐसी व्यवस्था तो होती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पे जब चमड़े आपके सिकुड़ने लगे, जब आपके बाल पकने लगे, तो आपको क्या करना है, मतलब 50 वर्ष की अवस्था के आसपास तब आपको वानप्रस्थ लेना चाहिए, मतलब कि जंगल की ओर चले जाना चाहिए। जंगल में जाने के बाद में आप विभिन्न प्रकार की, जैसे कि भिक्षा वगैरह नहीं मांगे किसी से, आप कंदमूल फल का सेवन करेंगे, तमाम प्रकार की मतलब त्याग करने आपको पड़ेंगे वानप्रस्थ आश्रम में। और जो जीवन का यानी कि आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या सीखा और आपने मेरे प्यारे दोस्तों जो है गृहस्थ आश्रम में क्या अनुभव किया, उन सभी अनुभवों को आप वानप्रस्थ आश्रम में जो मिलेंगे व्यक्ति, जंगल के प्रस्थान करने के बाद में जंगल में जो व्यक्ति आपसे मिलेंगे उनको बताएंगे, ज्ञान संचार बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से उसके बाद में आप 75 की अवस्था में जब हो जाएं और जब आपका शरीर एक प्रकार से शिथिल होना प्रारंभ हो जाए तो आप एकांत में बैठ करके बट वृक्ष के नीचे आप संन्यास ले लीजिए। आसानी से बैठ करके आसानी से आप क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान में मनन चिंतन इत्यादि करते रहें। तो ये हो गया आपका जो है आश्रम व्यवस्था। तो ये थी एक प्रकार से मनु की आश्रम व्यवस्था, जिसको पढ़ना आपको अति आवश्यक है आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो इसको भी हम समझेंगे। वही नेक्स्ट है आपका मेरे पास दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा 2 विचार है। और महात्मा गांधी का जो सत्य अहिंसा है या इन्होंने किससे सीखा है, तो अपनी पत्नी से यानी कस्तूरबा गांधी से इन्होंने सीखा है। पहले महात्मा गांधी कहते क्या थे, अपने विचारों को, वकील तो थे या, तो भाई वकील अपनी बातों को हमेशा ऊंचा रखना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में अपने विचारों को महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी पर जो है थोपना चाहते थे, तो हमेशा थोपना चाहते थे। और बाद में कस्तूरबा गांधी इस बात को एक्सेप्ट ना करती, और जब इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो इस बात से उन्होंने सीखा कि कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर सत्य और अहिंसा होनी चाहिए। मतलब कि सत्य अहिंसा का मतलब होता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कोई दुश्मन हो या आपका कोई भी व्यक्ति हो, तो आपका कोई दुश्मन ही ना हो तो उसको आप प्रेम से समझाएंगे। क्या आप अपने दुश्मन को प्रेम से समझाएंगे, मतलब आपके सामने वाला जो कोई व्यक्ति है। तो महात्मा गांधी बार बार उनसे बोलते अपनी पत्नी से, तो बार बार कहते कि ये नहीं, ये विचार है। लेकिन उनकी जो पत्नी थी यानी कस्तूरबा गांधी थी, उनको समझाती नहीं गांधी जी ऐसा नहीं है, इसका ये होगा और आपकी शायद ये बातें आप जो बता रही हैं गलत है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आप कोई चीज़ मतलब मान लेते हैं कि मैं वीडियो में हो सकता है कोई मुझसे ज़ुबान से कोई बातें फिसल जाए, गलत निकल गई, मान लेते हैं ज़ुबान से कोई बात फिसल गई और लिखा को दूसरा है, तो बहुत सारे बच्चे हैं बे तुझको कुछ नहीं आता, तू एकदम से बेकार आदमी है, तुझको कुछ नहीं पता है। बहुत सारे लोग एक आध दो कमेंट आए हैं मेरे पास। और तो कहीं ना कहीं पे ऐसे कहने के बजाय अगर आप यह कहेंगे कि सर शायद आपके मुंह से या फिर शायद आपने यह पॉइंट गलत बताया है, कृपया करके इसको सुधार लीजिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी अपनी गलती का एहसास होगा और आपको भी एक प्रकार से क्या रहेगा कि आपका भी सम्मान बना रहेगा कि हाँ सर की निगाहों में आप बन जाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर जानकारी और इसने बताया। लेकिन जब आप अशब्द शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे तो क्या पड़ेगा, आप पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और टीचर जो है उस पर तो कोई प्रभाव वैसे पड़ेगा नहीं। वह क्या करेगा मेरे पास दोस्तों, आपका कमेंट क्या कर देगा, डिलीट कर देगा और अपनी वीडियो को भी डिलीट कर देगा गलत हुई वीडियो। तो कहीं ना कहीं पे आपको यह समझना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कभी भी कोई कमेंट करें, कोई भी मुंह से फिसल जाए बातें या आप किसी से बात कर रहे हो तो आप क्या करें, आप उसको बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास करें। तो भैया प्रेम जो होता है, प्रेम त्याग की अवधारणा होती है। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि प्रेम जो होता है कुछ मांग नहीं करता,
प्रेम जो होता है कुछ मांग नहीं करता, प्रेम जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों निराधार होता है, प्रेम का कोई आधार नहीं होता। यह बात भी ध्यान रखेंगे। तमाम सारी बातें कही जब मैं पढ़ूंगा इनके विचारों को सत्य और अहिंसा वाले, तब विस्तार से समझूंगा। सत्य अहिंसा का सीधा सा मतलब होता है आपका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसको प्रेम से भगाएं, प्रेम से उसकी कमियों को आप बताएं कि भैया आपके अंदर यह कमी है, इस कमी को आप सुधार लीजिए प्लीज़, तो वो ज़रूर सुधारेगा। तो इसी जैसे महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था कि एक गाल पे आप थप्पड़ मारो, दूसरा वह फैला देते थे। यह सठे साठम समाचरित के बिल्कुल खिलाफ था। एक सिद्धांत चलता है सठे साठ्यम समाचरित, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। लोहा लोहे को ही काटता है, मतलब कोई व्यक्ति दुष्ट है उसके आप कितना सत्य अहिंसा करेंगे तो कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट में महात्मा गांधी ने भी यह कह दिया कि करो या मरो। तो कहीं ना कहीं पे सत्य अहिंसा उतने तक ठीक है जहाँ तक चल सके, लेकिन आप इतने भी सत्य अहिंसावादी मत बनिएगा कि आपका लोग फ़ायदा उठाएं और आपका लोग मजाक उड़ाएं और आपको एक प्रकार से लोग नेगेटिव दृष्टि से देखने प्रारंभ कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी भी एक सीमा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर का जो विचार है वो सामाजिक विचार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक विचार यानी समाज के बारे में इन्होंने क्या बताया, सामाजिक विचार इनके कौन कौन से हैं, तो इनको हमको पढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी विषय वस्तु को आपको देखना था मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सारे विचारों को दिया है। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विचारों में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भी कहीं ना कहीं बातें बोलेंगे और तमाम प्रकार की चीज़ें इन्होंने, वो भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो अगर राजनीतिक विषय में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से, वैसे तो अब यहाँ पर दो बातें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और बहुत ही जानकार व्यक्ति थे, ऐसा नहीं कि इनके अंदर जानकारी थी, बहुत अधिक जानकार व्यक्ति थे या और सारी चीज़ें थी। या व्यक्ति जो थे बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद में जो है लोगों के सामने आए थे। आज पहले का जो वर्ग होता था बहुत सारे लोगों ने इनको दबाया होगा, बहुत सारे मतलब कुओं पर इनको पानी नहीं पीने को मिला होगा। बाद में तमाम सारी जटिलताओं को देखने के बाद में यह व्यक्ति निकला और मेरे भाई इसने निकल करके क्या किया, एक ऊंचे स्तर पर बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, राजनीतिक व्यवस्था को समझा और भारत में संविधान के निर्मात्री जो सभा थी प्रारूप समिति, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके सलाहकार थे BN राव। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे इनके भी सामाजिक विचार भी ठीक ठाक रहे हैं। तो मतलब ठीक ठाक, किसी वर्ग को बुरे लगेंगे, जैसे कोई विचार हो तो किसी वर्ग को बुरा लगेगा, किसी वर्ग को अच्छा लगेगा। तो अब जैसे कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वादी विचारधारा, कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से कहेंगे जय भीम जय भीम। तो भाई एक पक्ष ना लो आपकी जय भीम का, आप जय भीम जय भारत बोल दो, जय भीम जय भारत बोलो आप। अब केवल आप जय भीम ना बोलो, आप जातिवादी ना फैलाओ, आप किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर आप ज़्यादा वर्चस्व ना बनाओ। हर एक व्यक्ति ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप जय भीम के साथ जय भारत ज़रूर बोले क्योंकि आप भारत देश में रहते हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कभी भी एक पक्ष को लेकर के आप कभी मत चलिएगा। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या मैं ब्राह्मण की जो चीज़ें हैं उसी को बताऊँगा? मैं मतलब ब्राह्मण ने एक प्रकार से जो गलत काम किए हैं या ब्राह्मण ने जो अच्छे काम किए, मैं दोनों कामों को तो बताऊंगा। जो शूद्र ने गलत कार्य किए हैं, जो अच्छे कार्य किए, दोनों को बताऊंगा। जो वैश्य ने, जो क्षत्रिय ने गलत या सही कार्य किए, दोनों को बताऊंगा। तो आप भी क्या करेंगे, दोनों मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि जैसा कि अगर आप एक पक्ष को लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं पे दूसरा पक्ष आपसे छूट जाएगा। चूँकि आप मेरे प्यारे दोस्तों उस जाति से संबंध रखते हैं, चूँकि आप उस धर्म से संबंध रखते हैं, चूँकि आप उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष को ध्यान में रख करके कोई वक्तव्य, कोई विचार अपने मन में मत रखिएगा। दोनों पक्षों के विचारों को पढ़िएगा और दोनों पक्षों के विचारों को पढ़ने के बाद में उस किसी मुद्दे पर अपने विचारों को रखने का प्रयास करिएगा। एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आप अपने विचारों के माध्यम से दोनों तरीके से यानी समन्वयात्मक रूप से आप अध्ययन करने के बाद में अपने विचारों को रखेंगे। यह बात आप ध्यान रख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। BA मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और जब आप BA कर रहे होते हैं तो आपके अंदर यह शैली होनी चाहिए कि आप विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर अपना तार्किक उत्तर लिखने का प्रयास करें, ना कि बुक का तार्किक उत्तर, ना कि मेरे पास किसी प्रोफेसर के द्वारा बताई गई चीज़ों को, ना कि मेरे द्वारा बताई गई किसी चीज़ों को। मैंने तो आपको समझा दिया कि प्रत्यक्षवाद क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एक प्रकार से मनु के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था हुआ क्या है, हमने बता दिया कि जो है आश्रम व्यवस्था क्या है, हमने बता दिया जो है
आश्रम व्यवस्था या फिर सत्य अहिंसा क्या है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। हमने बता दिया दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। अब उसमें आपका तर्क क्या है, आप अपने विचारों के हिसाब से क्या रखते हैं, समन्वयात्मक रूप से आपका निर्धारण करता है, आपके विचार उसमें कार्य करते हैं और यही चाहता है एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर्स को मेरे प्यारे दोस्तों आपके विचार ना लेने होते तो आपसे कोई परीक्षा ना करवाता और एग्जाम से मैं ना पूछता कि इस मतलब कि आपसे पूछता निर्धनता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए, या भारत में निर्धनता के कारणों से आप क्या समझते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें, या सत्य अहिंसा से या वर्ण व्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक विचारों पर आपके क्या मत हैं। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम से में बनेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तमाम प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव और उदय किस तरीके से हुआ है, समाजशास्त्र के उद्भव और मतलब कि विकास में फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान रहा है, उसमें सामाजिक क्रांति मतलब कि एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति का क्या योगदान रहा है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ताकतें किस प्रकार से समाजशास्त्र के उदय में एक प्रकार से महत्वपूर्ण कारकों की भूमिका निभाती हैं। तो इन सभी से ऐसे प्रश्न बनते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने आपको बता दिया कि प्रश्नों को बताऊँगा तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। प्रश्नों के लिए प्रॉपरली मॉडल पेपर्स हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर पड़े हुए हैं, उन सभी को आप देख करके आसानी से प्रश्नों का तुक्का लगा सकते हैं। जल्द ही 2022 के ऐसे न्यू शेड्यूल आता है, मॉडल पेपर का पैटर्न आता है, आपको देने का प्रयास अवश्य किया जाएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट की तरफ से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपने सिलेबस को गहनता से अध्ययन करने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ। ध्यान रखेंगे हर एक सब्जेक्ट यानी आपको राजनीति शास्त्र, आपको इकोनॉमिक्स, आपको पॉलिटिकल साइंस, आपको संस्कृत साहित्य, आपको हिंदी साहित्य, आपको इंग्लिश लिटरेचर की भी वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र, आपको मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी, आपको मिलिट्री साइंस अर्थात जो है सैन्य विज्ञान, इन सभी से संबंधित वीडियो, शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, आपको समस्त वीडियो आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको जल्द ही मिलने वाली है। सिलेबस डिस्कशन के तरीके से मैं इसी भांति आपको हर एक विषय वस्तु से संबंधित मिलूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों यह बात ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए आसानी से पढ़ने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ। क्या है लेक्चर आपको पसंद आया, क्या लेक्चर मज़ा आया पढ़ने में? तो अगर मज़ा आया तो ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, और वीडियो पसंद आई है फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही ताकत लगाने के बाद में एक लेक्चर बनाने का प्रयास किया जाता है। आपके प्रोफेसर होते हों चाहे 1 घंटे आपकी क्लास लें या ना लें, 45 मिनट की क्लास लेते हों, लेकिन प्रॉपरली आपकी 1 घंटे की क्लास हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, आप लोग विदा दीजिए मुझे मेरे प्यारे दोस्तों, और फिर मिलूँगा रात के। मेरे प्यारे दोस्तों कितने बज चुके हैं आपके? 10:42 हो चुके हैं मेरे भाई। तो आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूं, और आप सभी लोग वीडियो को, जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। एक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट मेरा 10 ऐसे भी स्टूडेंट को शेयर करेगा जो कि मुझे नहीं जानता है। तो आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं सभी छात्र छात्रों को बताइए कि शुक्ला स्टडी पॉइंट से आप तैयारी अपनी करिए, पढ़िए आसानी से, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कोई फीस वगैरह मैं नहीं मांग रहा हूँ, आपको PDF वगैरह भी देने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा के अंत समय में आपको रणनीति भी बताई जाती है, आप पेपर में कैसे लिखेंगे, किस तरीके से आपको क्या करना है आपको बताया जाता है, आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाता है, आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट एक प्रकार से आपके समस्त मुद्दों को, समस्त प्रश्नों को एक प्रकार से हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है और हमेशा रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर जरूर करा करिएगा। प्रत्येक व्यक्ति 10 मतलब कि एक स्टूडेंट 10 व्यक्तियों को शेयर करेगा और सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचा दीजिए। और एक बार वीडियो को बाद में फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको तमाम सारे मुद्दे जो हमने बताया इसकी जानकारी हो जाए, क्योंकि सिलेबस जो होता है यानी पाठ्यक्रम जो होता है वह एक प्रकार से आपके एक प्रकार से घर की नींव होती है। जैसे आपके घर की नींव होती है, अब ये मत कहिएगा कि सर जी हमारा घर तो नींव पे बना ही नहीं है, अब एक प्रकार से उस पर बन चुका है, जो सरिया वगैरह लगा करके ऊपर ही भी हम ढाल करके बना देते हैं। तो ये वाला मतलब मत करिएगा। नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए, चाहे आप सरिया डालें चाहे ना डालें, बट नींव अगर आपकी मजबूत है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कोई रोक नहीं सकता टॉप करने से। मेरे एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, आपको मेरे प्यारे दोस्तों 2022 की परीक्षा में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने इन सभी मुद्दों को हमारे साथ पढ़ा, अच्छे तरीके से समझ लिया तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप लोग जय हिंद लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी के साथ ही साथ विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। सभी लोग खुश रहिएगा, आसानी से जा करके अपने बिस्तर पर सोइए, आसानी से तमाम सारे मुद्दे को पढ़ने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।